नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं खबरों के पीछे। रोज रात 9 बजे एक नई कहानी लेकर हम आपके सामने हाजिर होते हैं। अपराध की दुनिया की कई कही अनकही कहानियों को हम आपके साथ साझा करते हैं। तो आज एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जो 23 साल 23 इयर्स ओल्ड है, लेकिन किसी पुलिस थाने में दर्ज नहीं है। ये कहानी आपको हम अपनी मेमोरी पावर से सुना रहे हैं, क्योंकि सब कुछ मेरे सामने हुआ और आप जानकर दंग रह जाएंगे कि कैसे। देखिए, वाकया है 1998 का, 1998 का, कि पंजाब नेशनल बैंक से लोन लेकर किस तरीके से बिहार में AK-47 की खरीद की होती है। और इस खरीदगी का उद्देश्य होता है सूरजभान सिंह को ठिकाना लगाना। देखिए, मैं साल 1998 की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मोबाइल आ चुका था। मुझे ठीक से याद है, पटना में 1997 में ही मोबाइल आया। उषा फ़ोन का मोबाइल पहली बार आया, बाद में रिलायंस आया। और तब मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ऐसा था कि आपको कॉल रिसीव करने पर भी पैसे देने होते थे, रुपए में। करीब 7 रुपये या 8 रुपये इनकमिंग कॉल पर लगते थे, 11 रुपये आउटगोइंग कॉल पर लगते थे। मोबाइल मेरे पास आ चुका था। मैं आज अखबार में ही था। रिपोर्टिंग की जो मेरी जर्नी है वो मोपेड से शुरू हुई थी, लेकिन 1998 में हम स्कूटर पर और यामाहा पर आ चुके थे। बजाज की स्कूटर भी मैंने ब्लैक में ली थी। तो ये मेमोरी पावर में मेरे कैसे है। उस दौर में पंजाब नेशनल बैंक के एक बहुत ही नामचीन मैनेजर, आज भी मेरे मित्र हैं, पटना में ही तैनात थे, पटना के एक महत्वपूर्ण ब्रांच में। नाम खोलना मुनासिब नहीं होगा, अब रिटायर हो चुके हैं। जैसा मैंने कहा, आज भी मेरे मित्र हैं, लेकिन कोड में भी हम कहें तो बहुत लोग समझ सकते हैं। हम लोग उन्हें SPS कहते हैं। तो वे अपने ब्रांच में पॉपुलर तो थे ही, पंजाब नेशनल बैंक में भी पॉपुलर थे। जो बड़े अधिकारी थे उनके बीच भी। और ये जो SPS थे, सीनियर ब्रांच मैनेजर, वे लोन देने में भी दिलदार माने जाते थे और लोन वसूलने में भी कसाई माने जाते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ, 1998 की ही कहानी है। मुझे तो ये खबर थी कि वो कहीं बाहर गए हुए, रोज रोज का वास्ता था, मित्रता थी। मैं किसी खबर के सिलसिले में बिहार के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, मतलब DGP के पास बैठा था। शाम का वक्त रहा होगा, बातचीत चल रही थी। तभी जो ये मेरे मित्र हैं, पंजाब नेशनल बैंक के सीनियर ब्रांच मैनेजर, उनका फ़ोन मेरे मोबाइल पर बजने लगता है। वे भी मोबाइल ले चुके थे। मैं फ़ोन को बार बार काटता हूँ, क्योंकि उस दौर में जब इनकमिंग कॉल पर पैसे लगते थे, रुपए लगते थे, तो लोग प्रायः यह कहते थे कि यदि किसी का कॉल आ रहा है तो पास में और बहुत ज़रूरी नहीं है तो जो लैंडलाइन का नंबर है उससे उनको फ़ोन कर लिया करते थे। लेकिन मैं जितनी बार फ़ोन काट रहा था मोबाइल पर, उतनी ही बार घंटी बज रही थी। तो मुझे यह लग गया कि कोई इमरजेंसी है। मैंने बस उठाकर इतना ही कहा कि मैं आपको थोड़ी देर में फ़ोन करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि सब कुछ खत्म हो जाएगा तो फ़ोन करेंगे क्या। मैंने कहा DGP के पास बैठा हूँ। फिर भी वे बोलते ही जा रहे थे। उन्होंने जो बताया मैंने इमरजेंसी समझ ली। मुझे लगा कि नहीं, DGP से इस मुलाकात को आधे पर छोड़ना होगा। ये संकट में है, और ये खुद संकट में नहीं थे। इनके जो सीनियर ऑफिसर थे, शायद रीजनल मैनेजर साउथ इंडियन ही थे, साउथ इंडियन तो इतना मुझे याद है, वे संकट में हैं और इनका फ़ोन आ रहा है तो मुझे चलना चाहिए। तो पंजाब नेशनल बैंक का रीजनल ऑफिस एग्जीबिशन रोड में हुआ करता था। 23 साल पुरानी बात है, शायद शाही कॉम्प्लेक्स में।
तो मैं डीजीपी ऑफिस से बाहर आया, स्कूटर उठाया और चल दिया। जब मैं वहाँ पहुँचा, हमारे मित्र एसपीएस अपने रीजनल मैनेजर जो साउथ इंडियन थे उनके साथ बैठे थे, पंजाब नेशनल बैंक के कुछ और बड़े अधिकारी थे। सभी बिल्कुल भय और खौफ के माहौल में, जैसे लगा करंट मार दिया हो। मोबाइल पर कुछ बात हमने समझी थी, लेकिन पूरा किस्सा तो अभी मुझे सुनना था। फिर मैंने जो सुना वह जानकर मैं अवाक रह गया। खबर यह लगी जो बताया गया, सूरजभान सिंह बेऊर जेल में कैद थे कि सूरजभान सिंह के कुछ लोग जो अपने को सूरजभान सिंह का लोग बता रहे थे, वे बड़े बड़े हथियारों के साथ पंजाब नेशनल बैंक के उस रीजनल ऑफिस में गए थे और रीजनल मैनेजर से मिले थे जो साउथ इंडियन थे, और उन्हें यह कह दिया था कि इस लोन को आपको सैंक्शन करना होगा। मतलब एक लोन की फाइल तैयार हुई थी, नीचे के बैंक से आई थी, मोकामा की ब्रांच से आई थी। व्यवस्था शायद तब ऐसी थी बैंकों में कि जो ब्रांच में मैनेजर हुआ करते थे, ब्रांच मैनेजर, वे 10 लाख रुपए तक का लोन सैंक्शन कर सकते थे, लेकिन 10 लाख से ऊपर का लोन सैंक्शन करने को फाइल ऊपर जाती थी रीजनल ऑफिस में। इसके ऊपर और बड़ी राशि होती तो वो जोनल ऑफिस में जाती थी। तो ये 10 लाख से अधिक की राशि थी, इसलिए फाइल यहाँ चली आई। मोकामा वाले मैनेजर साहब ने अपना पिंड छुड़ाया। उन्होंने जो आवेदन दिए थे, महिला थीं, उन्हें लोन का पात्र बनाते हुए, मतलब लोन ले सकती हैं, इन्हें लोन दिया जा सकता है, इस अनुशंसा के साथ संचिका को रीजनल ऑफिस में भेज दिया था। यह संचिका मंजूर की जाने लायक नहीं थी, सो मंजूर नहीं हो रही थी। पर जब ये हथियारबंद लोग पहुंच गए और सीधे घुस गए तो आप समझ सकते हैं खौफ का माहौल कैसा रहा होगा। और सूरजभान सिंह उस समय तो बहुत ही बड़े बन गए थे, इतने बड़े कि पूछिए मत। उनका राज चल रहा था और कोई व्यक्ति आकर कहे बड़े बड़े हथियारों के साथ कि हम सूरजभान सिंह के लोग हैं, यह संचिका, लोन की संचिका आपको मंजूर करनी है, तो सीधे तौर पर मना कौन करता है। लेकिन बैंक के जो नियम है वह इसे परमिट नहीं कर रहा था। तो मैंने पूछा कि आने वाले लोग कौन थे, उन्होंने नाम बताया क्या? तो किसी ने नाम पूछने की हिम्मत ही नहीं की थी। बड़े बड़े लोग थे, हट्टे कट्टे। तो यह और भी हैरत करने की बात थी। मुझे इस बात में थोड़ा सा शक इसलिए लग रहा था कि सूरजभान सिंह 1998 में, 1998 में आर्थिक रूप से इतने सक्षम हो गए थे कि उन्हें या उनके किसी खास को इस कदर के लोन की जरूरत नहीं थी। लेकिन अब आगे जो कहानी मालूम हुई वह और चौंकाने वाली थी। खैर, मैंने कहा जो रीजनल मैनेजर थे और जो मेरे मित्र थे एसपीएस पटना वाले ब्रांच मैनेजर पीएनबी के, ये देखिए अभी तो कुछ हो नहीं सकता है। जेल के भीतर कैदियों की गिनती हो गई होगी, मोबाइल जेल के भीतर टावर का लोकेशन ठीक से नहीं पहुंचता है, इसलिए शायद अभी किसी से कोई संपर्क नहीं साधा जा सकता है। मैंने यह सलाह दी कि आप पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दें, ज़्यादा मुनासिब होगा। लेकिन पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने को कोई तैयार नहीं हुए। दौर भी ऐसा था कि यदि पुलिस के पास आप जाते तो कितनी मदद मिलती, कितनी कार्रवाई होती, किसी को नहीं पता था। परेशानी में और फंस जाते। मैंने कहा कि अखबार में खबर छाप देते हैं, आप बयान दे दीजिए। इसके लिए भी वो तैयार नहीं हुए। तो मैंने कहा कि ठीक है, देखते हैं क्या हो सकता है। मैंने अपने मित्र को कहा कि अब रात तो गुजर जाने दीजिए, जो कुछ होगा वो सुबह ही होगा। अब जो रीजनल मैनेजर थे वे इस डर से और ज़्यादा
घबरा गए कि रात गुजारनी होगी। मैंने कहा कि ऐसी कोई समस्या नहीं आनी चाहिए और इस तरीके से कुछ नहीं होना चाहिए, आप घर जाइए, घर पर निश्चिंतता के साथ सोइए, कोई परेशानी नहीं होगी, मुझे लगता है, जहाँ तक मेरा तजुर्बा कहता है। फिर भी हम देखते हैं। मैंने अपने मित्र को वैसे कुछ लोगों के नाम बताए जिन्हें वे भी जानते थे और जिन्हें सूरजभान सिंह भी बड़ी इज्जत के साथ मानते थे। सुबह हुई, मैं चला आया, दफ्तर आया, अपना काम निपटाया। देर रात को घर गया था, तब मैं फतुहा से पटना आता जाता था। सुबह जैसे ही मेरी 9 साढ़े 9 बजे नींद खुली होगी तो मैंने सबसे पहले जो रीजनल मैनेजर थे, मैंने उनके घर के लैंडलाइन नंबर पर फ़ोन किया। अब वो फ़ोन न उठे। मैंने अपने मित्र एसपीएस को फ़ोन किया, वो भी बाथरूम में थे, उनका भी फ़ोन न उठे। ये बाद में मालूम हुआ कि वो बाथरूम में है। तो मेरी चिंता तो और भी बढ़ गई कि देखिए, मैंने कह दिया था कि जाकर घर में सोइए, कहीं ऐसा तो नहीं कि रात में कुछ हो गया, अब ये लोग फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं। खैर, कुछ देर के बाद स्थिति स्पष्ट हुई तो मालूम हुआ कि जो आरएम साहब थे, रीजनल मैनेजर थे, वे रात में घर में सोने को तैयार नहीं हुए। वे अपने पूरे परिवार के साथ पटना के मौर्या होटल में चले गए और वहीं रात गुजारी। फिर सुबह से इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि कोई रास्ता निकले, और साथ में यह भी कह रहे थे कि अब बिहार में नहीं रहना है। मैंने सुबह इस कारण को जानने की कोशिश करी कि आखिर क्या हुआ कि सूरजभान सिंह के लोग बैंक से लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं और फिर हथियारबंद दस्ता पटना के दफ्तर तक पहुंचकर लोन को सैंक्शन करने के लिए दबाव बना रहा है। अब ये जो कहानी खुली वो तो बहुत ही चौंकाने वाली थी। देखिए, जैसा मैंने बताया कि सूरजभान सिंह बहुत बड़े हो चुके थे, अंडरवर्ल्ड में भी उन्होंने करीब करीब अपने सभी दुश्मनों को ठिकाने लगवा दिया था। फिर भी कुछ तो बचे थे। सूरजभान सिंह जब जेल में थे तब बाहर में मोकामा में उनके जो भाई हैं, कज़न ललन सिंह मोकामा, जिन्हें हम लोग कहते हैं, नलिनी रंजन सिंह, अनंत सिंह के खिलाफ चुनाव भी लड़ते रहे हैं, उन्होंने ही गिरोह की कमान संभाल रखी थी। और सूरजभान सिंह के पास या उनके लोगों के पास AK-47 तो थी ही। कितनी थी यह नहीं कह सकते। वैसे आपको पता है कि बिहार में सबसे पहले AK-47 लेकर अशोक सम्राट आया था। अशोक सम्राट ने ही AK-47 का सबसे पहले इस्तेमाल मुजफ्फरपुर में किया। अशोक सम्राट और सूरजभान सिंह में नहीं बनती थी। अशोक सम्राट ने सूरजभान सिंह को मारने की कोशिश भी की थी, जिसमें सूरजभान सिंह के कई लोग मारे गए थे। बाद में अशोक सम्राट मुठभेड़ में मारा गया। तो सूरजभान सिंह ने बहुत सारे दुश्मनों को ठिकाना लगा दिया था। बावजूद इसके मोकामा में ही कई दुश्मन बचे हुए भी थे, और इसमें सबसे बड़ा नाम था नाटा सिंह का। नाटा तो नाटा सिंह वैसे तो कह सकते हैं कि अशोक सम्राट से ही जुड़ा हुआ था। तो नाटा सिंह मोकामा में सूरजभान सिंह के वर्चस्व को या सूरजभान सिंह की ताकत को अब भी समझने को तैयार नहीं था। वह चैलेंज ही करता रहता था। लेकिन जब आप अंडरवर्ल्ड को ठीक से पढ़ते हैं, मेरे जैसे लोग इसका अध्ययन करते हैं, तो एक बात समझ में आती है कि जब दो बड़े गिरोह आपस में टकराते हैं तो वे एक दूसरे के बारे में इस बात की पड़ताल करते रहते हैं कि उस गिरोह को खाद पानी, मतलब आर्थिक रूप से मजबूत करने वाला कौन है। तो सूरजभान सिंह का जैसे ही वर्चस्व बढ़ा, नाटा सिंह की आर्थिक ताकत कमजोर हुई, लेकिन सूरजभान सिंह से लड़ना भी था। सूरजभान सिंह मोकामा से निकलकर आगे जा रहे थे, उत्तर प्रदेश तक नाम हो गया था। श्री प्रकाश शुक्ला का दौर तो आपको याद ही है।
तो नाटा सिंह ने पैसे की किल्लत को खत्म करने के लिए, देखिए क्यों पंजाब नेशनल बैंक में सूरजभान सिंह के लोगों ने लोन के लिए अप्लाई किया, इस बात को समझिएगा। तो ये जो नाटा सिंह था सूरजभान सिंह का दुश्मन, शुरुआत उसने करी। नाटा सिंह ने मोकामा के पंजाब नेशनल बैंक के ब्रांच में न सिर्फ लोन अप्लाई किया बल्कि लोन ले लिया। अब सोचिए, एक शातिर अपराधी को पंजाब नेशनल बैंक लोन दे रहा था, लोन दे चुका था, और इस लोन का इस्तेमाल उसने किस रूप में किया, यह जानकर तो आप और दंग रह जाएंगे। नाटा सिंह ने 10 लाख रुपए से कम की राशि, क्योंकि 10 लाख से कम ही सैंक्शन करने का अधिकार ब्रांच मैनेजर को था, तो 10 लाख से कम की राशि का लोन प्राप्त किया और उससे AK-47 खरीद लिए। क्योंकि सूरजभान सिंह से लड़ने के लिए, सूरजभान सिंह के लोगों से लड़ने के लिए AK-47 की जरूरत थी। AK-47 का जवाब AK-47 ही हो सकता था। और यह बात उसने खुद मोकामा के ब्रांच मैनेजर को बताई थी जब लोन के इंस्टॉलमेंट के लिए उस पर दबाव बनाया गया था कि इंस्टॉलमेंट क्या मिलेगा, ये उससे तो AK-47 खरीदी गई है और AK-47 का कोई इंस्टॉलमेंट होता है क्या। तो जब सूरजभान सिंह के लोगों को मोकामा में जो लोग उनके थे, उन्हें इस बात की जानकारी मिली कि बैंक के लोन से बैंक का जो मैनेजर है वह AK-47 खरीदने के लिए लोन दे रहा है, तो सभी चौंक गए। तो यह फैसला हुआ कि जब नाटा सिंह को AK-47 खरीदने के लिए लोन मिल सकता है, लोन की राशि से AK-47 खरीदी जा सकती है, तो हम सभी क्यों नहीं AK-47 बैंक के पैसे से खरीदे। और इसी का यह परिणाम रहा कि सूरजभान सिंह के लोगों ने लोन के लिए अप्लाई कर दिया। अब नाटा सिंह की हैसियत कम थी पहले जो भी रही, लेकिन वो सूरजभान सिंह से अपने को कभी कम नहीं मानता था ताकत में। तो सूरजभान सिंह के लोगों ने 10 लाख से अधिक की राशि के लिए अप्लाई कर दिया। 10 लाख से कम की राशि के लिए अप्लाई किया होता तो शायद वो मैनेजर साहब वहीं से लोन सैंक्शन भी कर दिए होते, लेकिन बैंक के मैनेजर साहब ने, मोकामा वाले ने अपना पिन छुड़ाने के लिए 10 लाख से अधिक का लोन अप्लाई कराया और फाइल पट्टा भेज दिया। अब जब इस बात का राज खुला रीजनल ऑफिस में, जोनल ऑफिस में, पटना के पंजाब नेशनल बैंक के, तो लोगों की होश ही उड़ गए कि बैंक के पैसे से AK-47 खरीदा जा रहा है। खबर यह आई कि जो AK-47 खरीदा नाटा सिंह ने, उस AK-47 का इस्तेमाल ललन सिंह, जो सूरजभान सिंह के कजिन हैं, उन्हें ठोकने के लिए, या फिर नागा सिंह जो उस समय सूरजभान सिंह के सबसे बड़े शूटर थे मोकामा में, उसे ठोकने के लिए, या फिर सूरजभान सिंह जब पटना से पेशी के लिए बाहर ले जाए तब उन पर बर्स्ट फायर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता। तो ये तो AK-47 का वाकया था। अब मसला ये फंसा था कि जो RM साहब थे, जिनके समक्ष यह चुनौती थी कि सूरजभान सिंह के लोग पहुंचे हैं और लोन देने का दबाव बनाए हुए हैं, उनकी ज़िंदगी कैसे बचेगी। तो मैंने जैसा बताया कि शाम को ही, मतलब कल शाम को ही, मैंने अपने मित्र SPS को यह बताया था कि आप उन लोगों से बात कीजिए जिनका नाम हमने बताया है, जिसे सूरजभान सिंह भी इज्जत देते हैं, शहर के लोग थे। तो उन लोगों से उन्होंने संपर्क किया। फिर मुझे याद है कि जेल के भीतर ही मीटिंग हुई। जेल के भीतर मीटिंग हुई और मेरे जो मित्र बैंक मैनेजर SPS, वे भी उस मीटिंग में गए। सूरजभान सिंह ने जब जाना कि पंजाब नेशनल बैंक का कोई मैनेजर मिलने आया है, वे जानते नहीं थे, तो पहले तो वे विस्मित हुए, फिर ठा कर हंसे और कहा कि जब आप मेरे दुश्मन को AK-47 खरीदने के लिए आपका बैंक कर्ज दे सकता है, तो मेरे लोगों को क्यों नहीं कर्ज मिलेगा, लोन क्यों नहीं मिलेगा। खैर, शहर के नामचीन कुछ लोग, जिन्हें अपराध की दुनिया से कोई वास्ता नहीं था,
उन्होंने पंचायत की और मुझे वो किस्सा भी सुनाया गया। सूरजभान सिंह तब भी सिगरेट पिया करते थे। उन्होंने हमारे मित्र ब्रांच मैनेजर एसपीएस को सिगरेट दी। लोग यह देखकर दंग रह गए कि जो कभी सिगरेट छुए नहीं वे भी सिगरेट पी रहे हैं जेल के भीतर। लोगों ने पूछा जो साथ लेकर गए थे बाद में कि आपने कैसे सिगरेट पी ली, तो उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति मुझे सिगरेट दिया क्या मैं उसे मना कर सकता था। खैर इस बात को लेकर पंचायत खत्म हुई कि सूरजभान सिंह के लोगों ने जो लोन के लिए अप्लाई किया है वे अब इसके लिए दबाव नहीं बनाएंगे, पर मोकामा को वो ब्रांच मैनेजर जो उनके दुश्मनों को लोन दे रहा है हथियार खरीदने के लिए वो हटाया जाएगा। हटाया भी गया। लेकिन इस बात से भी जो रीजनल मैनेजर थे साउथ इंडियन वे संतुष्ट नहीं हुए। उन्हें लगा कि नहीं, खौफ खत्म नहीं हुआ है। और आपको जानकर हैरत होगी कि उन्होंने बैंक के टॉप मैनेजमेंट से अपना ट्रांसफ़र मांग लिया। कुछ ही महीनों के बाद वे पटना से चले गए दूसरे प्रदेश में। तो आपको यह किस्सा हमने इसलिए सुनाया कि बैंक के पैसे से AK-47 की खरीद की दुश्मन को ठोकने के लिए। वैसे भी आप जानते हैं मोकामा से लेकर बेगूसराय तक, अब तो मुंगेर भी मान लीजिए, आज की तारीखों में प्राय सभी बड़े गिरोहों के पास AK-47 है। तब नहीं था। अशोक सम्राट पहली बार लेकर आया था। सूरजभान सिंह के पास फिर बड़ी संख्या में खेप पहुंची और ये जो खेप थी वो पुरुलिया से पहले की थी। जब पुरुलिया में आर्म्स ड्रॉप हुआ तब तो बहुत सारे गिरोह के पास आ गए, लेकिन इन सबों के पास पुरुलिया से पहले ही आ गया था। और मेरी मान्यता है कि ये जो AK-47 आए थे पुरुलिया से पहले, वो जो पंजाब में और कश्मीर में एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन चला करते थे उसमें टेररिस्ट के पास से जब्त किए गए हथियार थे। तब 3 लाख साढ़े 3 लाख रुपए में मिल जाते थे। 3 लाख साढ़े 3 लाख रुपए राशि बड़ी होती थी उस दौर में, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि 3 लाख साढ़े 3 लाख रुपए देने पर किसी को भी प्राप्त हो जाता था। आज तो 15 लाख में भी लोग खरीदने को तैयार होते हैं। आपने मुंगेर की वो कहानी सुनी है, वो कहानी भी कभी आपको हम विस्तार से बनाएंगे कि कैसे आर्म्स डिपो से, जबलपुर की कहानी, जबलपुर में एक ऐसे आर्म्स डिपो से AK-47 के कलपुर्जे चुराए गए अलग अलग, फिर उन्हें मुंगेर में लाकर असेंबल किया गया और फिर कितने AK-47 बेचे गए। अनंत सिंह की कहानी आपको पता ही है कि उनके घर से, जहां वे पिछले कई वर्षों से नहीं गए थे या पिछले कुछ महीनों से नहीं गए थे, वहाँ से AK-47 की जब्ती दिखाई गई। हालांकि अनंत सिंह मानते हैं यह साजिश है। इसी केस में वे जेल में भी हैं। विवेका पहलवान के लोगों के पास भी आपने AK-47 देखा था। तो ये जो इलाका है मोकामा से बेगूसराय तक का, और आपको जानकर हैरत होगी कि AK-56 भी, AK-47 की बात छोड़ दीजिए, AK-56 भी इसी इलाके में सबसे पहले बरामद की गई थी 1990 के दौर में ही। और वह बरामदगी हुई थी जब आप मोकामा से आगे जाते हैं बरैया की ओर, तो एक रामपुर डुमरा गांव है जहां सीनियर सूरज सिंह रहा करते थे, उनके ठिकाने से। इन हथियारों का इस्तेमाल किस लिए होता था, कहां होता था, यह बताने की जरूरत नहीं है। श्री प्रकाश शुक्ला इन हथियारों के बूते ही, AK-47 के बूते ही तब खौफ का इतना बड़ा नाम बन गया था। हालांकि 1998 में ही वह इनकाउंटर में मारा भी गया नई दिल्ली में, NCR इलाके में। लेकिन इसके पहले उसने क्या क्या किए यह भी आपको पता है। ब्रिज बिहारी प्रसाद को कमांडो दस्ते के बीच में IGIMS में ठोक दिया, वीरेंद्र शाही को लखनऊ में ठोका, उपेंद्र विक्रम सिंह को लखनऊ में ठोका, और न जाने कितनी बड़ी बात, सूरजभान सिंह के कई दुश्मनों को बिहार के कई शहरों में खत्म किया था श्री प्रकाश शुक्ला ने। तो आज की कहानी हमने आपको सुनाई है और बताया है कि बैंक से लोन लेकर किस तरीके से उस दौर में AK-47 की खरीदगी होती थी।
आज के लिए इतना ही। चलते चलते जैसा मैं रोज़ अनुरोध करता हूं कि यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल खबरों के पीछे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक या फॉलो कर लें। एक अंतिम अनुरोध कि यदि आप मुझे कोई कहानी बताना चाहते हैं, कोई सलाह देना चाहते हैं या सीधे तौर पर संपर्क करना चाहते हैं तो हमें gyaneshwarlive@gmail.com पर मेल करें। अपना नंबर भी लिखकर भेज सकते हैं। ज़रूरत होने पर हम आपसे बातचीत करेंगे, आपकी बातों को सुनेंगे। तो आज के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद। कल रात फिर मिलते हैं 9 बजे।